हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनपीसीआईएल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये जो रहेगा ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और एनपीसीआईएल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीएल का मॉडल क्वेश्चन पेपर जितना भी प्लेलिस्ट में हमारे अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। वो इसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है सेम है। दो एग्जाम में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल पे या जेई लेवल पे एग्जाम आता है उसका क्वेश्चन लेवल सेम ही आता है, या चाहे कोई किसी भी पीएसयू का हो। तो सारे वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे पूरा कंप्लीट 120 इसमें क्वेश्चन है, पहले 120 क्वेश्चन होता था टेक्निकल का, तो उतना क्वेश्चन हो जाने के बाद एक साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। ये शिफ्ट 1 का ही पेपर है, पार्ट 2 रहेगा। ओके, हम लोग पार्ट 1 में 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से 31 to 60 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर कम टाइम में हो गया तो। देखिए क्वेश्चन है 31, शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड इज। स्टैटिक फ्लूइड में यानी स्थिर जो फ्लूइड होगा उसमें शियर स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32, द डार्की फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो इसका राइट एक आंसर हो जाएगा बी, पॉइजूलियस लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर का यानी 1 HP का मैट्रिक सिस्टम पूछा है, तो वो राइट आंसर होगा ए, 75 kg मीटर पर सेकेंड। अगर 1 HP की बात करें तो 1 HP में 746 वाट होता है, तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीज़ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन फॉर लेमिनार फ्लो इन अ पाइप इज गिवन एज, वेयर आर जो है रिनॉल्ड्स नंबर है। ओके, तो स्किन फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो होता है लेमिनार फ्लो का, तो वो होता है आर ई फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू आर ई इक्वल फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू 16/RE होता है। और अगर स्किन अगर नाम ना दिया हो, डायरेक्ट अगर दिया हो फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू लिख सकते हैं, वो होता है 64/RE। ओके, ये आया कहाँ से, इसका रूट क्या है, देखिए इसका रूट बताते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखिए फ्रिक्शन लॉस और डार्की-वेईसबाक इक्वेशन, वेईसबाक WEIS वेईसबाक इक्वेशन है, जिसका HF यानी हेड लॉस इक्वल टू होता है फार्मूला FLV²/2GD। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। हेड लॉस, ये HF जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डायमीटर ऑफ पाइप। ये है जो D है डायमीटर ऑफ पाइप है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से। फ्रिक्शन फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पाइप, और एल अगर लेंथ की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल बाय मीन्स ऑफ फीलर हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 425 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फीलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट 425 डिग्री से सेल्सियस से कम होता है, वो होता है सोल्डरिंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है 430 डिग्री सेल्सियस, बिलो 437 डिग्री सेल्सियस। और मोर देन अगर यहाँ पे लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है बिलो, अगर मोर देन
425 डिग्री सेल्सियस रहता और 430 डिग्री सेल्सियस, तो वो उसका राइट आंसर होता ब्रेजिंग। ठीक है, और ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज करते हैं उसको बोला जाता है बोराक्स। ये भी एग्जाम में आता है, बार बार आप लोगों को पता है। तो अभी ये क्वेश्चन देख लिए, आप एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन पूछ देगा ब्रेजिंग का। ये यहाँ पे बिलो पूछा है, हो सकता है कि आप जाएंगे तो अबव पूछ देगा, तो अबव जब पूछ देगा तो हो जाएगा ब्रेजिंग। ओके, तो इस तरीके से पढ़ना होता है पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सिर्फ ये जो MCQ है रट्टा नहीं मारना है, ये बार बार मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। पायरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज रिलेटेड टू। ये सबको पता होता है, पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेजर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टेम्परेचर मेजरमेंट्स। अब आप एग्जाम में जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और पूछ देगा, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस पूछेगा, वॉल्यूम मेजरमेंट या फिर डेंसिटी मेजरमेंट। तो चलिए डेंसिटी मेजरमेंट का जो डिवाइस है उसका हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी जो मेजर करता है उसको पाइक्नोमीटर एक डिवाइस है, पाइक्नोमीटर, उससे डेंसिटी मेजर करते हैं। अगर बात करता है रिलेटिव डेंसिटी की, क्या रिलेटिव डेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्या बता। तो रिलेटिव डेंसिटी जो मेजर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं हाइड्रोमीटर। क्या, हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, और जो प्रेशर मेजरमेंट करता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक सिर्फ में लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, उसको बोला जाता है बैरोमीटर। प्रेशर मेजरमेंट करने के और भी डिवाइस है, मैनोमीटर, पीजोमीटर, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, ये सारे है। बट लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करता है उसका नाम है बैरोमीटर। टेम्परेचर मेजरमेंट जान ही गए, पायरोमीटर होता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको नोट्स आप लोग बनाते चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। ओके, अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। और फ्रेंड्स एक ये आपको बता दूं कि NPCIL का स्पेशल बैच जो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन करना हो तो बहुत जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। अब इस वीक से टेस्ट सीरीज भी चालू हो रहा है, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज उसके साथ ही है, बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से 1 से 1.5 महीना में। तो जरूर क्लास ज्वाइन कर लें अगर NPCIL का एग्जाम दे रहे हैं तो, या NPCIL के साथ और भी बहुत सारे एग्जाम आपको देने का टारगेट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स भी है वहाँ पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर अ टाइप ऑफ स्ट्रेट एजेस। ओके, तो इसका राइट आंसर है टूल मेकर स्ट्रेट एज। ठीक है, वाइड एज स्ट्रेट एज, एंगल स्ट्रेट एज, ये सभी होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ओके, अब करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। जो NPCIL का पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी में भी पेपर अवेलेबल है, आप NPCIL के वेबसाइट पे भी से भी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इंग्लिश में बनाया हूँ और ताकि स्पेस दे दिया हूँ, ताकि सॉल्व कराने के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपको पता है सिर्फ मैं आंसर नहीं बता सकता हूँ, तो जितना कोशिश करता हूँ, जितना सॉल्व करा सकूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा अगली बार, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है और नहीं आएगा एक क्वेश्चन, हो सकता है 2 4 10 क्वेश्चन आ जाए, बस इस टॉपिक से, उस जगह से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये मानकर आपको चलना होगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। व्हेन सम मेटल ड्रॉप आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेल्ड एंड रिमेन स्टक टू द सरफेस देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज। तो ये जो डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है सारा चीज़, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, स्पैटर। ओके, अब एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है स्पैटर, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, स्पैटर, स्पैटर क्यों होता है, ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट एंड टू लो वेल्डिंग। लिखिए यहाँ पे, ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट एंड टू लो
वेल्डिंग स्पीड, मतलब हाई वेल्डिंग करंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और वेल्डिंग स्पीड बहुत कम होने की वजह से जो होता है वो स्पेटर डिफेक्ट होता है वेल्डिंग में। ओके, अब इसके बाद स्पीड आर्क ब्लो, यहाँ पे लिखेंगे आर्क ब्लो, ठीक है, लो वेल्डिंग स्पीड एंड आर्क ब्लो। ओके, अब लिखेंगे पोरोसिटी के बारे में जान लेते हैं। ये वाला जो है पोरोसिटी, ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये किस कारण होता है? ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिख लीजिए यहाँ पे, यही क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आया तो। ड्यू टू entrapment of atmospheric gases inside the molten metal, inside the molten molten weld लिख लीजिए, मेटल नहीं वेल्ड लिखेंगे, वेल्ड पूल, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस वेल्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक हो जाता है। ओके, तो लिखेंगे ड्यू टू दिस वेल्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड, ठीक है, वेल्ड स्ट्रेंथ इससे कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद स्लैग इंक्लूजन के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या, ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है, स्लैग इंक्लूजन। ओके, तो ये किस कारण से होता है? इट इज कॉज बाय कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, ये लिखेंगे यहाँ पे, इट इज कॉज बाय कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, फ्लक्स एंड electrodes, coating material, electrode coating material, ठीक है, इसकी वजह से होता है स्लैग इंक्लूजन। तो ये जैसे क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए ये दे देगा या ये दे देगा या ये दे देगा, तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, स्पेटर, इस तीनों जो है वेल्डिंग डिफेक्ट है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है? विच इज नॉट अ वेल्डिंग डिफेक्ट, इसमें से कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं है? तो अंडरकट जो है ये वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं है। ये गियर जो होता है, गियर होविंग और गियर्स जब करते हैं वहाँ पे अंडरकट मिलेगा आपको, तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं है। बाकी तीनों जो है वो वेल्डिंग डिफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का विस्कोसिटी वेरीज करता है टेम्परेचर के साथ। राइट आंसर होगा ए, टेम्परेचर। और फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस दोनों, लिक्विड और गैस दोनों होता है। ओके, अब देखिए इसका नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट लिखिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। लिक्विड की बात कर रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे लिक्विड को। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी, लिक्विड विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए बात को। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड इसका नंबर, गैस में क्या होता है वो चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ gases increases with temperature। यहाँ पे क्या होता है, गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा।
ये सेकंड चीज़ है। तो ये ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन यहाँ और यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि इसलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ना होता है आपको, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको आसपास की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। अगर विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं तो विस्कोसिटी के बारे में पूरा जानने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और ट्यूटलेज एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके आप एक नॉमिनल अमाउंट पे करके बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज जो होता है, लिक्विड जो होता है ड्यू टू कोहेजन होता है, ड्यू टू कोहेजन एंड मोलेकुलर मोमेंटम ट्रांसफर लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे, कुछ 2 दिन बाद देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ का क्या लिखा हुआ है। इसलिए साथ साथ क्या कोशिश करना है कि आपको एक साथ ही लिख लेना है, नोट में अपने लिख लेना है, क्योंकि कहीं कुछ भी याद आता है उस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इन द रेंज ऑफ। तो ये आपको मिल जाएगा आयरन कार्बन डायग्राम से। इसका राइट आंसर जो होगा 3 to 4% होता है। और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर पूछेगा, मतलब आयरन कार्बन डायग्राम की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज होता है 6.67, एक मिनट, 6.67% जो मैक्सिमम कार्बन होता है आयरन कार्बन डायग्राम में। और आयरन स्टील की बात करें या स्टेनलेस स्टील की बात जो नॉर्मल यूज करते हैं, स्टील में मैक्सिमम जो होता है कार्बन वो होता है 1.5%। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं, ओके। 41 क्वेश्चन सबको पता है, ऑटोफ्रीटेज इज द मेथड ऑफ। ऑटोफ्रीटेज जो मेथड है ये प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर को प्री स्ट्रेसिंग करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, यहाँ पे कॉपी पेन ले लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा, आपको लिखना है, ओके। द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप, ये इसको अंडरलाइन कीजिएगा, लिक्विड ड्रॉप इज अ गिवन वाई, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं फार्मूला हम लोग, यहीं पे बता देता हूँ। P = 4 सिग्मा बाई डी अगर फर्स्ट इसका ऑप्शन है तो इसका हो जाएगा प्रेशर इनसाइड ड्रॉप और लिक्विड ड्रॉप, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ए, P = 4 सिग्मा अपॉन डी। ये जो फार्मूला है किसी का नहीं होता है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। और ये P = 2 सिग्मा अपॉन डी जब आ जाएगा तब ये किसका फार्मूला है, प्रेशर इनसाइड जेट, प्रेशर इनसाइड जेट। अगर जेट लिखा हो तो 2 सिग्मा अपॉन डी। अगर फार्मूले में ए आ जाए P = 8 सिग्मा अपॉन डी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिखेंगे आप प्रेशर इनसाइड बबल और सोप बबल, लिखिए सोप बबल और बबल, ठीक। तो ये 3 फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये फार्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और सेकंड नंबर पे ये फार्मूला पूछा जाता है। कभी कभार ये भी फार्मूला पूछा जा सकता है बट ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है और ये किसी का फार्मूला नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू सेपर। सेपर का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, मतलब गलत है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, द कटिंग टूल रिमेन्स स्टेशनरी। कटिंग टूल जो स्टेशनरी रहता है और टूल रेसिप्रोकेट होता है, नहीं क्या है, कटिंग टूल जो है स्टेशनरी रहता है और वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, उसको बोलते हैं, वो होता है प्लेनर में, प्लेनर। यहाँ पे क्या होता है, कटिंग टूल स्टेशनरी होता है और वर्कपीस जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेपर में कटिंग टूल जो होता है वो मूव करता है और वर्कपीस जो होता है वो होता है स्टेशनरी।
ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी जो स्टेटमेंट है शेपर का, जॉब इज हेल्ड रिजिड ऑन अ फिक्स वेट, ये राइट है। द टूल इज माउंटेड एंड द टूल पोस्ट फिटेड एट द एंड ऑफ द रैम, ये भी राइट है। द कटिंग स्टॉक इज स्लोअर देन द आइडल स्टॉक, ये भी राइट है शेपर का। बट ये स्टेटमेंट जो है बी वाला रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट जो है वो है प्लेनर का। ओके, तो शेपर और प्लेनर का हमेशा एक क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो कभी इस बार शेपर आया है, अगली बार प्लेनर आ जाएगा, तो इसको याद करके रखेंगे, लिख कर रखेंगे कहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईलोर्स डायमेंशन लेस नंबर रिलेट्स। ईलोर्स डायमेंशन लेस नंबर होता है प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। इस टाइप से फॉर्मूला होता है, ईलोर्स नंबर इक्वल टू प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स। और ये जो है इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, ये प्राउड नंबर और ये सब डायमेंशन लेस नंबर है। इस टाइप से फॉर्मूला होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ओके, और ये जो दो फार्मूला ये किसी का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द स्लाइडर चेन मैकेनिज्म विच इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंपल इंजन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ लिंक इज। स्लाइडर चेन मैकेनिज्म या काइनेटिक चेन पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ लिंक जो होता है उसमें 4 होता है। राइट आंसर है सी 4, इसको याद कर लीजिएगा रट्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज। कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग जो होता है CO2 वेल्डिंग, उसको मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग भी बोला जाता है। राइट आंसर है ए, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। अब देखेंगे 47 क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 47, मुंट मेटल, येलो ब्रास को ही बोलता जाता है मुंट मेटल, कंटेंस कॉपर एंड जिंक। उसमें कॉपर एंड जिंक होता है, तो द रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए मुंट मेटल जो होता है उसमें कॉपर जो होता है, कॉपर यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ, कॉपर होता है 60% और जिंक जो होता है वो होता है 40%। ये कुछ स्टूडेंट को पता रहता है, बहुत से स्टूडेंट को पता रहता है। अब ये पूछ दिया है रेशियो में, इसके पहले पूछता था ये परसेंटेज में कितना परसेंट कॉपर होता है, कितना परसेंट जिंक होता है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिकल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैथमेटिक के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। 60/40 लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो क्या हो गया 3/2 हो गया, यानी 3:2। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 3:2। राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस, और इसको 5-10 बार मैं भी बता चुका हूँ यूट्यूब पे। जब भी वीडियो बनाता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का, ये क्वेश्चन मैं उसमें ले लेता हूँ। ओके, तो ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस कभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर थ्रोटलिंग की बात आए कभी भी, तो वहाँ पे देखिएगा कि इंथैल्पी नाम का कुछ है क्या ऑप्शन में। इंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट होता है, कुछ भी दिया रहे, अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस अगर आ गया है क्वेश्चन में, कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, तो ऑप्शन में देखना होगा कि इंथैल्पी कांस्टेंट की कहीं बात हो रही क्या, उसका राइट आंसर कर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, इंथैल्पी डज नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है और इसको भी बहुत बार पढ़ा दिया हूँ मैं। इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है क्रीपिंग। ठीक है, खासकर ये बीम में होता है, बीम। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रीपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन 2 सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज। तो प्योर बेंडिंग कब बोलेंगे, बीम के 2 सेक्शन के बीच में प्योर बेंडिंग कब बोलेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो। क्या हो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो और शियर फोर्स जो है वो 0 हो, तो वो होगा प्योर बेंडिंग। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड 0 शियर फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ पेल्टन टरबाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी। तो मैक्सिमम पावर पेल्टन टरबाइन का कब होगा, जब बकेट स्पीड, देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला इस तरीके से होता है, U इक्वल टू V1/2, यानी इसको V1 को निकाल दे बाहर तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी हाफ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम वेयर x इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है x, इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ये यहाँ पे लिख लेंगे, इसको बोला जाता है मास ऑफ वेपर, ठीक है, इसको बोला जाता है मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड। ये फार्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, या फार्मूला डायरेक्ट ड्राइनेस फ्रैक्शन का पूछा जाता है तो ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या यहाँ पूछ क्या रहा, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। ड्राइनेस फ्रैक्शन ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम पे इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, x इक्वल टू 1। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, यहीं से कर लेते हैं, दिख रहा, हाँ चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इन प्रोसेस चार्ट सिंबल द सर्कल रिप्रेजेंट। प्रोसेस चार्ट होता है प्रोडक्शन में, तो उसमें सिंबल जो होता है सर्कल, वो किसका सिंबल होता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए एक एक चीज़ लिख देता हूँ। ऑपरेशन का सिंबल जो होता है ऐसे और होता है, ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। वो मतलब क्या है, सर्कल है, इसको सर्कल अच्छे से बना देता हूँ, ओ सर्कल, ये सर्कल ही तो लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टोरेज का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, उल्टा ट्रायंगल, ट्रायंगल बोल देंगे, ट्रायंगल होता है। ट्रांसपोर्ट का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, एरो रहता है बना हुआ, ठीक है, ऐसे, ये ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे समझ भी रहा देख कर कि ये जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये स्टोरेज। और ऑपरेशन का तो सिंपल सर्कल है, वो से समझ लीजिएगा, वो यही ऑपरेशन है, ऑपरेशन का वो सिंबल है। और डीले का जो सिंबल है वो डी टाइप का ही रहता है, ठीक है। और सिंबल आप देखेंगे तो एक्चुअल में ऐसे बनाया हुआ रहता है, ऐसे, ये डी टाइप का ही रहता है, तो ये हो गया डीले। और एक सिंबल ये है इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन का सिंबल जो होता है वो रेक्टेंगल में होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आप याद कर लेंगे। ये नेक्स्ट टाइम 2019 का ये पेपर है, 2019 में अगर सर्कल पूछा है तो 2020-2021 में जो अभी पेपर आप लोगों का होने वाला है NPCIL, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है और पूछेगा ही, इस जगह से क्वेश्चन आएगा, याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सबको पता है कि ये होता है डायमेंशनलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम को ओल्ड ISO सिस्टम भी बोला जाता है, राइट आंसर है बी, ओल्ड ISO सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट पार्ट्स इनटू पार्ट फैमिली। तो इसका राइट आंसर जो होगा विजुअल इंस्पेक्शन, ये भी राइट है, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस ये भी राइट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग ये भी राइट है, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक इन द वेल्डिंग ऑफ नॉन मैग्नेटिक अलॉय। तो ये NDT का क्वेश्चन है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरोसेंट टेस्ट। ओके, देखिए लिखा है MKS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये नहीं पता है कि कौन सा विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे और हम लोग समझेंगे इसको। तो ऑप्शन में है क्या, देखिए kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये MKS यूनिट है किसका, विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी का, राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये है डायनेमिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट, लिखेंगे यहाँ पे CGS यूनिट ऑफ
डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए एक और दिया है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो है एसआई यूनिट है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये किसी का नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो लिखा है, इसका सिंबल होता है म्यू। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हमेशा बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बट इस बार मतलब 2019 में एनपीसीआई थोड़ा सा हार्ड कर दिया इसको, एमकेएस यूनिट पूछ लिया है, तो ये होता है। अगली बार आपको ये पूछा जाएगा, ऑप्शन ए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी है, या सीजीएस यूनिट पूछा जाए डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होता है। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ये स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ये होता है इसका एसआई यूनिट की अगर बात करें यूनिट तो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लिख लेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट तो वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और कभी कभी स्ट्रोक भी लिखा रहेगा, स्ट्रोक। ठीक है, एक ये भी आता है वन स्ट्रोक इक्वल टू होता है, वन स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ये भी आप याद करके रख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से पढ़ना होता है कि कुछ भी आपको क्वेश्चन आए उसको समझना जरूरी है हर टाइप से। तो यही बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ एमसीक्यू रट्टा नहीं मारना है, आपको चीज़ों को जो भी एमसीक्यू जहाँ से भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का हो वो प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है। और जो सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से करें, एक एक चीज़ के आप जानकारी जुटाइए, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आज के कंपटीशन में। ओके, और बेसिक कंसेप्ट अगर वीक है तो बेसिक कंसेप्ट को पहले हर हालत में कवर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 60, सीम वेल्डिंग इज एम्प्लॉय फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम। ओके, सीम वेल्डिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, मेटल थिकनेस उसका कितना होना चाहिए वेल्डिंग करने के लिए जहाँ पे सीम वेल्डिंग को यूज किया जा सके, तो राइट आंसर होगा डी। बहुत पतला मेटल को वेल्ड करता है सीम वेल्डिंग 0.025 to 3 mm तक। ओके, और सीम वेल्डिंग जो है ये है कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस, ये बार बार एग्जाम में आता है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, और सीम वेल्डिंग जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग होता है। एक मिनट, क्या होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, या तो सीम वेल्डिंग या फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये पूरा डाटा आप लिख कर रखेंगे, आपके काम आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम लोग 60 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी हम पार्ट 3 में करेंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो, कुछ रॉन्ग हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी करना हो, जैसे आपको कोर्स कोई ज्वाइन करना हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ था, उस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।